कर पाई, क्योंकि जैसे आपने हाँ बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो इतना जी तो हिंदी और इंग्लिश मुझे आता है कि उससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। पर जो क्वेश्चंस में उन्होंने सिंबल्स दिए हुए थे ना, यू अपोजिट, अप एंड डाउन वाले यू वाले हाँ शेप के दे रखे थे, ठीक है वो थोड़ा समझ नहीं कोई आया बात मुझे। नहीं, वो यूनियन और इंटरसेक्शन है, जब एक बार मैं बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही बार। ओके सर, ठीक है। किसी दिन ऐसा कर लेंगे, संडे में आप अलग से क्लास ले लेना, इन सब के हट के आप अलग से वो पूरा चैप्टर समझ लेना। बाकी वन ओके वन सर, वन टू ओके सर। वो सारी चीजें उसमें है पहले से ही। वो चीज मैंने देख लिया सर उसमें। ठीक है, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ी होगी, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। बस सर पढ़िए। ठीक है, बस उसी से रिलेट करके चलना है। बस कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी क्या पल्ले होती नहीं। है? कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके वर्ड का मतलब निकालो पहले तो। ये अगर आप इसको तोड़ दो तो ये बनेगा ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्रिक, इस तरीके से। ट्राई का मतलब क्या समझ, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। मैट्रोन ये दूसरी भाषा के वर्ड है, लैटिन के, इनका मतलब होता है मेजर करना, और इसका मतलब एंगल, यानी कि 3 एंगल को मेजर करना, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। हमेशा हम एक ट्रायंगल पे बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब इसको थोड़ा इजी भाषा में समझो कि मान लो एक पेड़ है और वो टूट गया आंधी में, वो टूट के जमीन पे गिर जाएगा ऐसे, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। मान लो ये आपका घर है और ये घर में विंडो है और ये नीचे रोड है, तो अगर आपको विंडो पे सीढ़ी लगानी है सपोज, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि घर की दीवार बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री, बस इतनी बात है। और ये जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलती है। और इसके जो जन्मदाता है वो अंकल आर्यभट्ट है, 476 to 550 एडी, इनका दिया हुआ है सब कुछ। तो सबसे पहले उनका, जी सबसे पहले परिचय करते हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। 7वां कुछ नहीं होता इसमें, बस यही चलते हैं 10th क्लास से लेके बाकी हायर मैथमेटिक्स तक। सबसे पहले साइन थीटा। अब ये मैंने जो बोला है थीटा क्या होता है, थीटा, थीटा एंगल होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब समझो एंगल के, मैंने एक्यूट क्यों बोला, मतलब जो भी बोलूंगा वो आपको समझ आएगा, इतनी मेरी गारंटी है, भले ही 10th में समझ ना आया हो, भले ही कितना गैप हो गया हो आपके बीच में। मैंने थीटा बताया, थीटा का मतलब होता है एंगल, और एंगल में एक्यूट बोल दिया तो ये एक्यूट क्या पता है। एंगल की 3 टाइप होती है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल होते हैं, यानी कि अगर 45 हो, 40 हो, तो ये एक्यूट की कैटेगरी में है। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा वाले, और राइट का मतलब 90 डिग्री। अब एंगल होता क्या है, एंगल का मीनिंग क्या है, ये तो मैंने टाइप्स बताई। एंगल होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब झुकाव, ठीक है। किसका झुकाव, 2 लाइन सेगमेंट का, ठीक है जी। 2 लाइन सेगमेंट का अगर आप झुकाव देखो तो वो बन जाएगा एंगल। मान लो आपने 2 पेंसिल ली, अगर आप उनको एक, उनका जो एज है, एक किनारा है, उसको फिक्स कर दो, तो उनके बीच में जो स्लोप बनेगा वो बनेगा एंगल, इस तरीके से। इसका यहाँ से यहाँ तक का जो पैमाना है, जो मेजरमेंट है, वो एंगल है। एंगल की 3 टाइप है, और हम जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो सारी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस्ड सिचुएशन पढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर, आपने इतनी जल्दी दिया सर। हाँ जी, मैंने बताया था एक्चुअली, पहले थोड़ा सा कहीं अर्जेंट काम था मुझे, तो इसलिए 550 में बोला था, लेकिन हुआ वही लेट स्टार्ट। कोई बात नहीं, आपको छूटेगा कुछ नहीं, सारा मैं रिवाइज कर दूंगा। हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का अगर हम तोड़ के मतलब पढ़े तो 3 एंगल को मेजर करना,
ठीक है, ट्राई का मतलब 3 होता है, मैट्रिक का मतलब उसको मेजर करना। तो यहाँ पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था 10th क्लास से ही, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक और कोसेक। ठीक है, इनमें ही एक वर्ड आता है को फंक्शन, को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि जो एक साथ में पेयर बनाते हैं। तो कोस का जो नाम होता है ना वो एक्चुअल में कोसाइन होता है, यानी कि कोस और साइन का पेयर है, टेन और कोट का पेयर होता है, सेक और कोसेक का पेयर होता है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, टेबल की वैल्यूज वो सब आपके काम की है ही नहीं, या तो मैं वो क्यों पढ़ाऊं। ठीक है, सिर्फ इतनी बात बताऊंगा जो इस चैप्टर में हेल्पफुल होगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा, 9th और 10th में भी आता है। किस तरीके से बनाते हैं, मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहते हैं। ठीक है, जो लेटा हुआ है एक्सिस यानी कि जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं क्षैतिज हिंदी में, तो वो होगा एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं, तो वो हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, वो होगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे दोनों मिलते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन, यानी शुरुआत इनकी यहीं से हुई है। ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ बनते हैं। कैसे बनते हैं, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा दूं। मान लो एक इक्वेशन है x + y = 4, आपको इसका ग्राफ बनाना है, यानी कि ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। तो हम एक बार क्या करेंगे, मान लिया x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी सर? 4 आएगी, बिल्कुल 4 ठीक ही है। आएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, ठीक बात है। आज 2 पॉइंट बने, पहला पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 0 4, दूसरा पॉइंट क्या है 4 0। अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो ये आपकी लाइन बन जाएगी। तो ग्राफ पे आप ग्राफ शीट अगर खरीदोगे तो उस पे इस तरीके से मार्क होते हैं लगे हुए 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर पे। तो इनको हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो जो ए पॉइंट है वो क्या कह रहा है, उसकी लोकेशन है कि वो एक्स एक्सिस पे तो कुछ नहीं चला लेकिन वाई पे चला 4। तो ये होगा 1 2 3 4, यहाँ इसकी लोकेशन होगी, यहाँ पे लिख देंगे ए पॉइंट है। फिर बी पॉइंट है 4 0, यानी कि वाई एक्स एक्सिस पे बस 4 चला, वाई पे कुछ नहीं चला। तो इनको मिला दो, ये बना लाइन। तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाते हो। अंजलि आवाज आ रही क्या? आते ही एकदम कम से कम रिस्पॉन्स तो दे दिया करो। तो पता नहीं चलता कनेक्टिविटी का इशू है या आंख बंद करके अंतर ध्यान होंगे। चलो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ, और हमने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, बेसिक बेसिक चीजें हमने सीख ली। ठीक है, अब ये आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, देखने में टिपिकल से लगेंगे बहुत, लेकिन जब आप इनको समझ के चलोगे और अगर इन्हीं को समझ लोगे तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है जी, इनको बस ध्यान से समझना आप। देखो, जो साइन फंक्शन है ना, हम बेसिकली इनके ग्राफ अगर कैसे इनके ग्राफ बनेंगे हर एक के, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक के, तो बड़े आराम से पूरी एक्सरसाइज ये हो जाएगी। सबसे पहले मैं बना के दिखा देता हूँ एक का, फिर मैं बाकी 5 के आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा, आप वहीं से समझ जाओगे। जैसे साइन एक्स है, ये साइन एक्स फंक्शन है हमारा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। अब x की जगह ये x क्या है, तो एंगल है ना थीटा। तो एंगल आपने अब तक क्या पढ़ा है, बहुत छोटी क्लास से 5th 6th क्लास में सीखते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनाओ, 60 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनाओ। तो x की वैल्यू क्या है, एंगल की फॉर्म में है। ठीक है, और x एक्सिस ये y एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो चलेगा वो एंगल चलेगा, और y एक्सिस पे जो चलेगा वो उसकी वैल्यू चलेगी। ठीक है, मान लिया आपने x की जगह पे 0 पुट कर दिया,
तो ये क्या बन जाएगा, ये एक फंक्शन है, जैसे मैंने आपको रिलेशन में फंक्शन पहले इसीलिए पढ़ाया ताकि ये जल्दी समझ आ जाए। ये फंक्शन है y इक्वल्स टू sin x भी लिख सकते हैं इसे। तो अगर आप x की जगह पे 0 डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, sin 0। और टेबल के अकॉर्डिंग, जब मैं टेबल बता देता हूं आपको, उसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको एक बार देख लेना आप। जो 10th क्लास में टेबल पढ़ाई होगी वही टेबल है, देखो। साइन थीटा में 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू हाफ होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, फिलहाल आप साइन पे कॉन्सेंट्रेट करो। 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू हाफ, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू कितनी, 1। तो अगर आप एंगल 0 पुट कर दो तो साइन भी 0 ही आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपका यहाँ है, ओरिजिन पे। फिर दूसरा, अगर x की जगह आपने 30 डिग्री एंगल पुट कर दिया, ठीक है, 30 डिग्री एंगल अगर आप पुट कर दो, ये 30, तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो यानी y एक्सिस पे हम ऊपर चल जाएंगे, ऐसे कर दिया मैंने। ये थोड़ा और आगे ले लेंगे इसको, ऐसे, ये 1/2 है और ये 1 है। ठीक है, 1 से ज्यादा तो जाती ही नहीं इसमें साइन में वैल्यू। 30 पे कितना आ जाएगा, 1/2, 1। फिर उसके बाद हमने रखा 45 डिग्री एंगल, जी, 45 पे 1/√, यानी कि इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, थोड़ी सी इससे और बड़ी वैल्यू होगी, तो हम उसको लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1/2 और 1 के बीच में पड़ेगी ना, मैं इनको मिला भी देता हूँ ऐसा। फिर इसके बाद आप चलो √2 कैसे लेंगे, देखो। √2 की जो वैल्यू होती है ना, आप नोट कर लो कॉपी पे, 1.212 होती है। √3 की वैल्यू 1.713 होती है। कहाँ से आई वो भी मैं बता दूंगा आपको, एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेना किसी से। रूट से निकालते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। तो डिवाइड करके निकालते हैं 1 को, तो 1/2। हाँ जी, आगे सर समझ में, ये तो ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा ये ऊपर √2 की वैल्यू निकालना सर। अभी बताऊं, नहीं सर, आ गया। मैं ये बोल अच्छा, रही थी कि √2 की वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद चलो 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री हम रखेंगे तो √3/2 से थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, यानी वो इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम 90 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 90 पे 1 आ जाएगा। 1। तो ये हमारा ग्राफ है, इससे आगे तो जाता ही नहीं, तो इसको मिला दिया, सारे पॉइंट हमने मिला दिए, सारे पॉइंट हमने मिला दिए। अब ये जो ग्राफ है 90 पे ही थोड़ा ही खत्म हो जाते हैं एंगल, ये आगे भी चलते हैं, ठीक है, ये आगे भी चलेंगे। और सिर्फ एंगल पॉजिटिव में थोड़ा ही होते हैं, एंगल नेगेटिव में भी होते हैं, तो वो नीचे की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, अब इसका जो कंप्लीट ग्राफ है वो हम आगे देखेंगे। देखो, ये जो नंबर 1 पे ग्राफ आपको दिया हुआ है वो sin x का ग्राफ है। अब ये देखो, आपको अलग लग रहा होगा, मैंने अलग समझा दिया। ये क्या मामला है, देखो, 0 डिग्री एंगल, हमारे जो एंगल होते हैं ना, वो 2 तरीकों से उनको मेजर करा जाता है। एक तो डिग्री, आपने सुना ही है कि कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। एक होता है रेडियन, ठीक है जी, एक डिग्री होता है और एक होता है रेडियन, ये एंगल की मेजरमेंट होती है। तो अगर 30 डिग्री का एंगल है, उसको हमें रेडियन में चेंज करना है, मैक्सिमम रेडियन यूज होता है, यहाँ भी रेडियन ही यूज कर रखा है। अगर 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, π/6। अगर आपको 45 डिग्री चाहिए तो 45 को भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो, π/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 60 अगर आप चाह रहे हो तो ऐसे ही कैलकुलेट करके वो π/3 आ जाएगा। अगर 90 चाह रहे हो तो वो π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है कि पाई कहाँ से लिख दिया, ये ऐसे कन्वर्जेशन होता है। तो देखो, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, एक को समझ जाओगे तो बाकी सारे ऐसे ही होंगे। और ये कहीं किसी एग्जाम में नहीं आते कि ड्रॉ करो, बस आपको ये समझ होनी चाहिए। मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए
कि ये बताओ कौन सा ग्राफ है, साइन का है, कोस का, किसका, तो बस आप पहचान पाओ, इतनी होनी चाहिए थोड़ी सी इसमें पहचान। देखो मैंने जो भी आपको बताया था उसमें कहा था कि 0 पे कितनी है दोनों की वैल्यू, 0, y इक्वल्स टू साइन x पे 0 है। अगर x की जगह पे मैं क्या रख रहा था पहले 30, और 30 क्या होता है π/6, तो उस पे कितनी थी वैल्यू साइन की 1/2, अभी मैंने टेबल बताई थी बना के, ठीक है। तो 1/2 कहाँ होगा यहाँ, तो देखो ग्राफ उसी तरीके से बना रखा है जैसे मैंने आपको सिखाया था, थोड़ा और जूम कर देता हूँ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो बिल्कुल वही ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक वही ग्राफ है। अब मैंने बताया था कि पॉजिटिव में थोड़ा नेगेटिव के भी तो एंगल होते हैं, तो नेगेटिव में भी ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। वो और डिटेल में हो जाएगा, अगर मैं आपको ज्यादा बताऊंगा ना तो ज्यादा डिटेल हो जाएगी वो, बस आपको बेसिक आइडिया लेना है। और ये ग्राफ ऐसे लहरों की तरह चलेगा आगे, ठीक है जी, ये आगे और पीछे इस तरीके से जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो कि जो साइन एक्स है यानी y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 और -1 से ज्यादा नहीं होती, यानी कि 1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम। देखो आप चेक करो, ग्राफ इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा कभी, ठीक है जी। yes, sir. अभी जो पढ़ा ना आपने लास्ट क्लास में 1 1 और 2, वो भी इसी में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझो, y हमारा क्या है, अगर x इसमें डालोगे, x की वैल्यू, x मैंने आपको समझाया था, x होता है डोमेन, और जो उसमें कनेक्ट होकर आता है वो होता है रेंज, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, रेंज, और x क्या है, डोमेन। तो अगर मैं यहां से ये चीजें कंक्लूड करके निकालू, इसका निष्कर्ष ये निकालू कि साइन फंक्शन के लिए y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो क्या ये बात गलत है? नहीं सर। नहीं सर। ये कंक्लूजन निकाल दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया साइन एक्स फंक्शन, और जैसे हम लिखते ही थे डोमेन और कोडोमेन, f such that a to b, ऐसे ही तो लिखते थे। तो यहाँ फिलहाल फंक्शन हमारा क्या है, fx यानी कि साइन एक्स है, और इसकी जो डोमेन अभी लिखूंगा मैं, पहले रेंज लिखू, रेंज क्या होगी, जो -1 और 1 के बीच में। अब देखो डोमेन का क्या मामला है, घूम लियो डोमेन इसमें क्या पुट कर सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है डोमेन तो की? बस नहीं ले जाएंगे, मतलब ऐसे ही शाम तक जाएंगे, लेकिन तो मैं शायद शाम को बात करता हूँ, देवी अंजलि, ये जो कन्वर्जेशन चल रही है ना, ये आज तक वाली लेकिन इसको मैसेज थोड़ा कर दूंगी, जब जाऊंगी तो मैसेज कर दूंगी, ठीक है। हाँ अंजलि, डिबेट खत्म हो जाए तो यहाँ क्लास में भी देख लियो क्या चल रहा है मामला। लगी हुई है ये अभी। सर वो सुन ही नहीं रही आप। मत बोलो। हेलो अंजलि, वार्तालाप खत्म होगी क्या? सॉरी मत बोलो, और वो भी उसके लिए। उसकी जिंदगी है, उसको म्यूट कर दो। भाई यहाँ कुछ खुलासा ना कर दियो आप लोग। ठीक है भाई ठीक लग नहीं रहा अंजलि हमें। अंजलि कुछ बोल ही नहीं रही है सर। नहीं बोल तो बहुत कुछ रही हो, लेकिन सो रहे क्या? वो ही सुना, फिर उसके बाद नहीं बोला। बोला सो रहा तुम्हारा। म्यूट होगी सर वो। चलो अच्छा 1 मिनट लाइव डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं अभी। बस 1 मिनट का पेशेंस रखना।
क्या हो रहा है? हेलो, नमस्ते भाई। हेलो सर। भाई बहुत देर से हम पूछ रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्या चक्कर है? हाँ अटेंड तो कर रखी थी, लेकिन क्लास में रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, क्या कारण है? कनेक्टिविटी खराब थी क्या? अच्छा, लाइव लाइव कनेक्टिविटी थी सर। फोन वोन तो नहीं आ गया था किसी का? पक्का आ गया। रिकॉर्ड होगी तुम्हारी आवाज इसमें? पास में है कोई? अच्छा सर, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है और इसमें फोन आ जाए तो सब सुनाई देता है क्या? चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ थोड़ी देर। फंस गई दीदी, फंस गई वो। फंस गई। सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं यार, हमारे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। रजत भी तो ऐसे ही करता है, कई बार क्लास चल रही रहती है और पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहता है। चलो जी देखना देखो, पड़ता है। बहुत बढ़िया फ्लो चल बोर हो रहा है। जाते सारा तोड़ दिया। सारा दौड़ दिया, देखो। सही तो क्लास ये चल रही है और क्लास हाँ चलते जी, चलते किसी की कॉल आ जाए तो वो सब सुनाई हाँ जी। देगी आपको? नहीं नहीं, वो है? दूसरे फोन का प्रयोग कर रखा हो। अच्छा। तभी उसमें मेरे क्या मेरे होता है मन कि में भी अगर एक डाउट था। हाँ दूसरा फोन होगा, नहीं तो उसमें क्या होता है कि स्क्रीन रुक जाती है। मान लो अगर वीडियो चालू है ना, आप लोग दिख रहे हो लाइव मूवमेंट करते हुए, और फोन आ गया तो स्क्रीन रुक जाएगी आपकी, ये पहचान। बाकी अच्छा। आवाज नहीं सुनती, वो पूरा सिस्टम नहीं है। इसमें ये है कि देखो, ऑनलाइन लर्निंग में ये है कि अगर आपके मन में पढ़ने की इच्छा है तो आप ऑफलाइन से ज्यादा सीख तो लोगे। आपका टाइम बचेगा, हम्म। आने जाने का एनर्जी बचेगी। और अगर वो गोली देने वाली बात है, जैसा कुछ स्टूडेंट करते हैं, तो वहां तो फिर ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। हमारे बालक भी सब ऐसे ही करते हैं, इनको देखना पड़ता है, इनकी ऑनलाइन चलती रहती है ना, बीच बीच में पता नहीं कहाँ कहाँ घुसते रहते हैं ये। ये थोड़ा लॉक सा लगा इसमें जाएगा दीदी सब। पेरेंट्स का इसमें होना चाहिए, थोड़ा सा साथ में बैठ के। भले ही अपनी पढ़ाई को टाइम अब ना मिल देखो रहा हो, लेकिन सारे काम होते हैं। सुबह ही इनकी क्लास आती है और मैं जैसे किचन में जाऊंगी तो पता नहीं किधर को निकल जाएंगे वीडियो वीडियो में, फिर मैं जैसे आऊंगी एक क्लिक करके फिर वापस बैक आ जाएगा, फिर मेरे को छोड़ के इसके पास बैठना पड़ता है। ऐप लॉक हाँ लगा दो तभी। ना दीदी, जो खोलते हैं ना उनको लॉक कर दो, वो आप अपने पास रखो, उसका पासवर्ड खुलेगा ही नहीं। बिल्कुल, इन्होंने सही सजेशन दिया। वैसे इनकी टेक्निकल सलाह आप लेते रहा करो वंदना जी। एक सर इतना मॉनिटर ज्यादा करने नहीं का। है, मेरा दिमाग चलता है। नहीं, ये असल में टेक्नोलॉजी बच्चों के वो तो हाथ में है मैं ना, कर फिंगर दूंगी। में। चलो जी देखो, हम कंटिन्यू कर वही लेते तो हैं। है दिक्कत सर के। हाँ जी। जी, जो आपकी रेंज है वो -1 और 1 के बीच में है। और मैंने ये ब्रैकेट जो लगाया ना विंडो टाइप के, ये क्यों लगाए? इनके दो मीनिंग होते हैं। ब्रैकेट दो टाइप के होते हैं, एक तो ये कर्व शेप में, हम्म। और एक ये विंडो शेप में। तो कर्व शेप का मतलब ये होता है ब्रैकेट का, कि उसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, जो लिमिट्स हैं, यानी कि -1 से 1 तक, वो उसमें नहीं इंक्लूड होती। यानी अगर मान लो ये लिखा है 2 to 10, तो इसका मतलब इसमें 2 नहीं आएगा, शुरुआत 3 से होगी और एंडिंग 9 पे होगी। ना 10 है। और इसका जो नाम है उसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। और ये विंडो शेप में है जो, इसको अगर ये यहीं पे लगा दूं मैं, तो उसमें 2 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा, और बीच में सारे नंबर भी आ जाएंगे। तो उसको बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट। हाँ जी। तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 90 रख के 1 की तो वैल्यू आई थी ना हमारी साइन की, तो इसलिए 1 इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। और अगर -π/2 रखेंगे तो -1 आ जाएगी। इस तरीके से पूरा ग्राफ चलता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मुद्दा क्या है इसमें, कि ये जो ग्राफ बना हुआ है पूरा, ये इसका कोई अंत नहीं है। और ये जो ग्राफ है वो ना तो 1 1 है, पूरे की अगर हम बात करें, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये जो ग्राफ है वो π/2 पे कितनी वैल्यू दे रहा है?
1 1। और फिर ग्राफ की स्टडी करो आप, 5 पाई/2 पे कितनी वैल्यू दे रहा है? 1 दे रहे हैं सर। वहां भी दे रहा है 1 ही है। तो इसका मतलब ये है कि दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, तो सेम। फंक्शन ये 1 to 1 तो रहा ही नहीं। तो ये बताओ, अगर 1 1 on 2, अगर 1 1 नहीं है तो क्या ये इन्वर्टेबल होगा? देखो नहीं सर, होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, 1 1 और on 2, अगर 1 1 on 2 ना हो फंक्शन तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, यानी उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ये नोट कर लेना, इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1 on 2 देन वी कांट फाइंड इन्वर्टेबल ऑफ दिस फंक्शन, तो उसको होना पड़ेगा इन्वर्टेबल। अब चैप्टर का नाम पढ़ो, इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ से शुरू हुई। चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी हम पढ़ रहे हैं साइन एक्स के बारे में, एक्चुअल में हमें पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स, यानी कि उसका इनवर्स पढ़ना है। और अगर हम कोस एक्स की बात करें तो कोस का इनवर्स पढ़ना है, और अगर टेन एक्स की बात करें तो टेन का इनवर्स पढ़ना है। ठीक है जी, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब इनवर्स तभी पढ़ेंगे जब वो इन्वर्टेबल होगा, और इन्वर्टेबल तब होगा जब वो 1 1 on 2 होगा। तो ये तो पंगा हो गया, हम निकले थे इन्वर्टेबल की तलाश में और ये तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन के सामने एक दिक्कत आई हमारी। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करा गया, ये जो पूरी लिखी हुई है ना लैंग्वेज, ये शायद मैंने आपको पीडीएफ सेंड नहीं करी ना? नहीं करी सर। नहीं करी सर। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, इसका कंक्लूजन यही है, इसमें आपको जाना नहीं, बस इतनी बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ फंक्शन 1 1 और on 2 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर 1 1 on 2 इन्वर्टेबल, इस तरीके से आ सकता है। तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होते और 1 1 भी नहीं होते। ठीक है, अब इस समस्या का समाधान कैसे निकले, कैसे हमारा फंक्शन 1 1 on 2 हो जाए और कैसे हम इसका इनवर्स यानी कि चैप्टर को पढ़ सके आगे। अब इसके समाधान के लिए हमने क्या करा, ये जो हमारी डोमेन थी, उसको हमने क्या करा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट का मतलब उसको छोटा कर दिया। ठीक है जी, यानी बाकी सारा खत्म कर दिया, हमने सिर्फ इतने की स्टडी करी, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और जब हमने इसको रेस्ट्रिक्ट करा तो इसका कुछ नाम रखा प्रिंसिपल रेंज, यानी कि ये विशेष है सब में, जैसे प्रिंसिपल होता है ना स्कूल में, वो स्पेशल है, तो ऐसे ही ये यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज कही जाएगी। अब इस प्रिंसिपल रेंज पे आप ये चेक करो, क्या फंक्शन 1 1 on 2 है? देखो 1 1 on 2 का क्या मतलब है कि अलग अलग वैल्यू के लिए क्या अलग अलग वैल्यू आ रही है? यही हो गई 1 -π। हाँ, -π/2 से +π/2 तक की रेंज है प्रिंसिपल रेंज। और ये हमारा फंक्शन है, देखो पूरा का पूरा तैयार हो गया। और ये हमारी डोमेन है, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, रेंज की जगह डोमेन है। हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा है, ना कि रेंज को। रेंज तो पहले ही 1 to -1 थी। ठीक है ना, इसको एडिट कर लेना, मैंने गलत बोल दिया, माइंड में सही था। डोमेन को छोटा कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 to π/2। अब आपको टेस्ट करना है कि क्या यहाँ ये इनवर्स होने के योग्य है, क्या ये यहाँ इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो 1 1 on 2 चेक कर लो। सबसे पहले ये देखो आप, इसमें कुछ नंबर ऐसे तो नहीं है जिनके लिए सेम वैल्यू हो। अगर आपने सपोज π/3 रखा तो उसके लिए कुछ अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आपने माइनस में रखेंगे तो उसके लिए कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो रिपीट का तो कोई चांस ही नहीं है, सारी अलग अलग वैल्यू है। रिपीट वाला केस हमने खत्म कर दिया। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा, एक्चुअल में जितना भी आप आगे डेटा पढ़ोगे, साइन की अगर एमसीक्यू में आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए कि साइन की डोमेन और रेंज कौन सी होगी, तो ये होगी -π/2 to +π/2, और डोमेन और रेंज होगी -1 to 1। अब देखो एक सिंपल सा काम करना, बस अगर मैं कहूं कि साइन का इनवर्स निकालना है, तो
हमने क्या पढ़ा था रिलेशन और फंक्शन में, डोमेन रेंज की जगह ले लेगी, रेंज डोमेन की जगह ले लेगी। जैसे अभी कनेक्ट करा देता हूँ पूरा, ये ए फंक्शन था, ये ए सेट था, ये बी था और ये एफ था। तो मैंने बताया था कि एफ सच दैट ए टू बी, और अगर जी यानी कि उल्टा फंक्शन, उसका इनवर्स फंक्शन लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी सच दैट बी टू ए। ठीक बात है। तो यहां क्या कर देंगे, डोमेन की जगह -1 बना गया और रेंज की जगह आ गया -π/2 टू प्लस π/2। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमने क्यों -π/2 से π/2 तक रखा, ये बाकी सारी चीजें क्यों नहीं रखी। नहीं सर। ठीक है कौशिकी जी, आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा और ये समझ नहीं आया कुछ, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है, रिलेट कर पाए आप? हो गया रिलेट। ठीक है, तो साइन हमने पढ़ लिया। अब जैसे साइन है ऐसे ही बाकी सारे भी हैं। देखो साइन और साइन इनवर्स हो गया, और हम उसके बाद पढ़ेंगे कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स की डोमेन लिखूंगा मैं यहाँ, फिर उसके बाद कोस इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लिखूंगा। देखो कोस एक्स की डोमेन क्या है, उसका ग्राफ जस्ट अपोजिट है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है ना, जो मैं आपको टेबल सेंड करूंगा उसमें देखना, जो साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू है, यानी कि उल्टे से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 0 था, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, उसमें उल्टे से स्टार्ट हो जाता है 0 इस तरीके से 1√3/2 1/√1 जी। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, जो लहर थी ये भी उल्टी होगी। ध्यान से देखो आप, मैं दिखाता हूँ दोबारा। देखो ये उल्टे से स्टार्ट होगी, और अब थोड़ा सा वैसे ही समझ लो कि 0 पे क्या है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो देखो ग्राफ 1 पे है, और कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये यहाँ पे टिक गया ग्राफ इस पे आगे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले कोस एक्स की आप डोमेन और रेंज देखो क्या होगी। इसमें रेंज बताओ आप, कहां से कहां तक है? 1 से लेके -1 की। वही सेम रेंज है, सेम रेंज है, बिल्कुल कॉपी करनी है, -1 to 1। और इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या होगी, डोमेन चूज करने में, हाँ जी π/2 π/2 सर, -π/2 यही होगी ना। देखो ये क्यों नहीं होगी, ये गलत है, क्यों नहीं होगी। अगर आपने -π/2 to π/2 चूज करी, तो देखो सपोज आपने कुछ एंगल रखा है यहाँ, ये वाला जो मैंने पॉइंट मार्क करा है, इस पे कुछ y की वैल्यू आई, फिर आप राइट साइड में आए, यहाँ पे कुछ एंगल रखा, तो यहाँ पे y की, तो दोनों वैल्यू सेम आई ना। y पे दोनों ने सेम कवर करा है, तो ये तो रिपीट हो गया है, इसका मतलब 1 1 1 2 तो रहा ही नहीं। तो ये आप ही को दोनों को सोच के बताना है कि हम कौन सा इंटरवल लें जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। π/2 -π/2 π/2 से -π/2 नहीं, ये तो मैंने गलत प्रूफ कर ही दिया अभी। क्यों है, क्योंकि ये रिपीट है ना, सेम वैल्यू दे रहे हैं। मान लो y की वैल्यू हाफ रही होगी दोनों पे, तो दोनों ग्राफ सेम है। अगर आप इधर पुट करोगे, सपोज आपने पुट कर दिया 60 और इधर -60 पुट कर दिया, तो ग्राफ दोनों पे y की सेम हाइट कवर कर रहा है। तो सेम हाइट कवर करने का क्या मतलब है कि सेम वैल्यू देगा आपको, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसका वो टुकड़ा आपको चूज करना है जहां पे वैल्यू सेम ना हो। पता नहीं सर, आप बता दो। देखो अगर आप 0 to π लो,
तो क्या यहाँ कुछ वैल्यू रिपीट है? 0 to पाई में नहीं सर। सारी अलग अलग वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव साइड में है, ये नेगेटिव साइड में चलेगा, कुछ भी रिपीटेशन है ही नहीं इसमें। तो हमारी इसमें डोमेन क्या हुई कोसेक्स में? 0 to पाई, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन या प्रिंसिपल डोमेन। और कोस इनवर्स एक्स का बताओ मुझे फटाफट। कोस इनवर्स एक्स में सर ये डोमेन हो जाएगी, ये रेंज -1 to 1 तो डोमेन हो जाएगा, और 0 और पाई ये रेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको नोट करके 3-4 बार इनको रिपीट करना है, ताकि जब क्वेश्चन करे तो तुरंत दिमाग में आ जाए। साइन एक्स की क्या थी? साइन एक्स की डोमेन क्या थी? -π/2 to +π/2 और रेंज थी -1 to 1। अगर साइन का दिमाग में है तो साइन इनवर्स का ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोस की डोमेन क्या है? 0 to पाई, और इसमें वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? -1 to +1, और कोस इनवर्स का उसी के बेस पे निकल जाएगा। ठीक है जी। अब कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा? बस इसको उठा के उल्टा कर दिया, ये इसका ग्राफ है। ठीक है सर। आगे बढ़ो। इसके बाद देखो कोसेक आ गया, और ठीक है सबका दिया हुआ है। ये यूज क्यों होते हैं ग्राफ? हाँ जी, ये यूज कहाँ होते हैं ग्राफ? यूज कहाँ होते हैं ग्राफ? ये वैसे मैथमेटिक्स में अभी बुक में तो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज होंगे, क्योंकि साइन और कोस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी के बेस पे होंगे आगे। और प्रैक्टिकल में अगर आप देखो तो ये सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। जितनी भी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो सिविल इंजीनियरिंग में आती है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है या कुछ और है, उसकी हाइट अगर हमें पता करनी हो तो वो इंच टेप लेके तो जाएंगे नहीं। उसके लिए क्या होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस यूज होती है, जो 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। उसके लिए देखो, मान लो इसकी हाइट कुछ है, उसको हमने h मान लिया, और आप यहाँ पे हो इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, तो आप ये तो पता कर ही सकते हो ना कि आपकी उस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस है। तो 20 मीटर की डिस्टेंस पे हो, ये तो काउंटेबल है। और आप ये भी काउंट कर सकते हो कि आपका और उसके टॉप का एंगल कितना है विद द एपरेटस। ठीक है, इसके लिए कुछ एपरेटस होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं जिनकी सुविधा से, जिनकी मदद से आप एंगल पता कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कई बार कुछ बच्चे खड़े होते हैं, सिविल के स्टूडेंट, कैमरा वैमरा लगा के इस तरीके से वो मेजरमेंट करते रहते हैं अपनी। तो वो एंगल, अगर बस ये दो चीज पता हो आपको, ये एंगल और ये डिस्टेंस, तो आप इसकी हाइट को पता कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक तरीका है जो बताऊंगा तो आपको यहाँ टाइम वेस्ट होगा, बस ओरली समझ लो आप। हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और बाकी इन सब का भी सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है। कौशिकी सोच रही है सर ना पढ़ना पड़ेगा अगर यूज नहीं है तो। देखो मैं दिखा देता हूँ इसका आगे। इसके बिना ये जो टेबल है, इसका वेटेज कितना है देखो, ये पढ़ना तो पड़ेगा। देखो ये साइन इनवर्स है और कोस इनवर्स है, इनकी टेबल है, और इसके बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन इनके बेस्ड है, इनवर्स के बेस्ड। 2.1 एक्सरसाइज दो ही है इसमें, बहुत छोटा चैप्टर है। 2.1 और 2.2 सब कुछ बिना इसके इनवर्स के होता नहीं, इसलिए समझाना पहले जरूरी है। ये मेरे इकोनॉमिक्स में भी है ग्राफ का रिलेटेड। हाँ बिल्कुल होगा बिल्कुल। सर मेरे में तो मुझे लग रहा था ये ग्राफ आके यही पूछेंगे कि किसका ग्राफ है। कंपटीशन में एमसीक्यू तो देखो, कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं, एलटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एलटी, और टीजीटी का लेवल सेम ही रहता है केवीएस का, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आईटी सर सीजीएल में भी ये क्वेश्चन फंसते हैं। सीजीएल में भी बिल्कुल क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में तो एक बार 8th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक बार क्यों सर मैंने दिया था 10th में, तो मतलब इसका सीजीएल का एग्जाम दिया था सर, मैथमेटिक्स के एमए लेवल तक के क्वेश्चंस पुट अप कर लेता है सर, जब हाई लेवल इनको इंक्रीज करना होता है तो। बिल्कुल सीजीएल में होता है। तो एनसीईआरटी तो खैर हर एक कंपटीशन का बेसिस पे टिका हुआ। और एक चीज और है, जैसे ये कहते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक होगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाती है जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो।
फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका टाइम घटता चला जाता है, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर लेते हो। देखो 10 का ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ जी, प्रैक्टिस चाहिए सर, मैथ्स में प्रैक्टिस। बिल्कुल, प्रैक्टिस हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब 10x के बारे में देखो। हाँ जी, पूछो कोई बात। के निकले सर टीजीटी पीजीटी के, पीजीटी में मैथ्स की एक ही पोस्ट है लड़कियों की। अच्छा, एक ही है, गर्ल्स के लिए एक ही है। मैं कह रहने दो पैसे खराब करने। एक और निकले हुए हैं इसके टीचिंग के फॉर्म, शायद पीडीएफ पड़ी होगी, मेरे पे सेंड करूंगा मैं, 1-2 जगह और निकले हुए हैं, आप फिल कर देना वो भी। हाँ जी, देख देना सर मुझे। उत्तराखंड का भी निकला हुआ है दीदी? उत्तराखंड की पता नहीं, मुझे सर को पता है पता होगी क्योंकि उत्तराखंड का। मेरे नहीं है। उत्तराखंड के निकले थे, उनके एग्जाम के प्रोसीजर चल रहे हैं। जो लेक्चरर का था वो तो हो गया, उसका प्री हो गया, और एलटी का भी प्री होना था, वो ड्यू टू कोरोना वो आगे चला गया। ये हमारे भी आगे सर लगता है। हाँ, सब पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। हाँ, कोरोना ने पता नहीं क्या कहाँ से आ गया दोबारा कोरोना। चुनाव पे इफेक्ट नहीं है सर, केवल एग्जाम पे और जो और सोशल वर्क है उन पे इफेक्ट है, दैट्स इट। ये देख लो, देश का फ्यूचर, मतलब चुनाव कैंसिल नहीं हो सकते, एग्जाम कैंसिल करती है। यस सर, यही तो। कुंभ कैंसिल नहीं हो बहुत बड़ी सकता, कुंभ मेरे हिसाब से 2022 में कर देते, अगले साल कर लेते। ये सर दोनों ही कैंसिल हो गया सर, हो गया 15 दिन पहले खत्म हो गया। अभी भी नहीं शायद यार, उसमें कहाँ करा है, 7 मार्च में उन्होंने हंगामा कर दिया, कहीं अरे नहीं ऐसे खत्म हुआ। कैसे हो सकते हैं? हो गया सर, हो गया। नहीं कुंभ हुआ, पक्का कैंसिल हो न्यूज गया। नहीं देख, नहीं हुआ सर, न्यूज अभी देखो स्नान आप। वगैरह तो चल रहे हैं शायद। वो महात्माओं ने हंगामा कर दिया। अब वही तो, अब देखो जब टेस्टिंग वगैरह होगी तो कितने से इन्फेक्टेड निकलेंगे। और सर एक बात ये भी तो देखो ना दीदी, अगर हम कुंभ हिंदुओं का देख रहे हैं तो ऐसा तो रमजान भी चल रही है। हैदराबाद जाओ आप, अलीगढ़ वगैरह साइड जाओ, इतने ज्यादा लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वो वो भी तो बस सही, बंद हो रही है। बिल्कुल सभी का है इसमें, अगर देखा जाए सामने तो सभी ऐसे ही हैं भाई, आज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसमें। इसमें तो सभी को कोऑपरेट करना चाहिए। पाबंदी हिंदुओं पे भी नहीं लगनी चाहिए ना सर, क्यों हम अपना कुंभ बंद करें? जिसको जान नहीं जाना, अपनी जिसको जान के देख रही है वो मत जाओ, किसने कही डुबकी लगाते हो? नहीं बिल्कुल, वो तो सभी के लिए है देखो, पर रूल जो होना चाहिए ना, कोऑपरेट एक सभी को करना चाहिए इसमें। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, इसके लिए खाली इसी के लिए एक दिन वीडियो क्लास करेंगे बिल्कुल जो बिल्कुल। कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में इस चैप्टर की, इसके ग्राफ, और मोस्टली एक ये टेबल लर्न कर लेना आप, इसी से काम चल जाएगा पूरा। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी, चलो आज की क्लास यहीं तक।